नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। मैं आपको आज बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत वर्ष 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो इस बार जम्मू कश्मीर करने वाला है। ये पहला मौका होगा जब जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया गया है, उसके बाद इतना बड़ा इवेंट होगा जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बता दूं इसके पहले वर्ष 2022 में G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था और उसी समय भारत को इसकी मेजबानी 2023 के लिए सौंपी गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मैनार पक्षी गांव को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह गांव किस राज्य में है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैनार पक्षी गांव जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में है दोस्तों, और इस गांव को पक्षियों का गांव कहा जाता है। दोस्तों इस गांव को पक्षियों का गांव कहा जाता है, जिसे वेटलैंड एरिया में यानी कि आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैनार पक्षी गांव जो है दोस्तों, यहाँ पर कई देशों से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी से चलकर रूस, साइबेरिया और तमाम देशों से चलकर पक्षी आते हैं और ये पर्यटन का एक खास केंद्र है लोगों का, और यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करते हैं आके, और ये बहुत ही फेमस है पर्यटन के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हाल ही में प्रकाशित अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंकटाड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का वर्ष 2022 में विश्व निवेश के मामले में यानी कि एफडीआई के मामले में, प्रत्यक्ष निवेशी विदेश के मामले में भारत का इस बार 7वां स्थान रहा है। दोस्तों भारत का इस बार 7वां स्थान रहा है। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो लगातार तरक्की के पायदान पर चढ़ता जा रहा है, और इसके पूर्व भारत 2021 में भारत का 8वां स्थान था एफडीआई के मामले में, और इस सूची में पहला स्थान जो है दोस्तों वो अमेरिका, दूसरा स्थान चीन और तीसरा स्थान हांगकांग का है, जबकि भारत का स्थान इसमें 7वां है। दोस्तों वर्ष 2021 में भारत 8वें स्थान पर था, इस बार भारत 7वें स्थान पर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शून्य भेदभाव दिवस जो है वो 1 मार्च को मनाया गया। दोस्तों 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। दोस्तों ये जो शून्य भेदभाव दिवस है वो यूएनओ द्वारा मनाया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच में लैंगिक भेदभाव, बीमारियों से जो भेदभाव उत्पन्न होता है जैसे कोरोना या एड्स या अन्य और बीमारियों को लेकर, या फिर लैंगिक भेदभाव या फिर स्थान विशेष का भेदभाव, इन सब को मिटाने के लिए यूएनओ की पहल पर इसको वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था वर्ष 2014 में, और तब से प्रतिवर्ष 1 मार्च को इसको
शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में समुद्री शैवाल पर पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? बनाया गया है दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सुधार करूंगा, किस राज्य में बनाया गया? बनाया गया दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश का पहला समुद्री शैवाल पार्क जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि मछुआरों की इनकम को बढ़ाना। क्या होगा, इसमें क्या किया जाएगा, मैं आपको बता दूं कि इस शैवाल पार्क में शैवालों की खेती यानी कि फार्मिंग की जाएगी। खेती के द्वारा मछुआरों की इनकम को बढ़ाने की सरकार ने योजना बनाई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने वर्ष 2022 में विश्व पुस्तक राजधानी जो बनाया है वो ग्वाडलजारा को बनाया है। दोस्तों ग्वाडलजारा जो है वो मैक्सिको का एक शहर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मैक्सिको ने इसे पहले ही एक क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। इसे क्रिएटिव सिटी पहले से ही इसको घोषित किया है। ग्वाडलजारा जो मैक्सिको में है उसको पहले से ही क्रिएटिव सिटी घोषित किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वह कौन सा शहर है जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे असुरक्षित शहरों की लिस्ट में जो पहला स्थान है दोस्तों वो है हमारा नई दिल्ली। जो दिल्ली है वो सबसे असुरक्षित महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शहर में हर दिन 2 नाबालिग बच्चियों का बलात्कार होता है और ये इसका क्राइम रेट सबसे ज़्यादा हाई है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर मुंबई और तीसरे स्थान पर बंगलुरु है। जो दूसरा स्थान, पहला स्थान इसका है, दूसरा स्थान मुंबई और तीसरा स्थान बेंगलुरु का है दोस्तों असुरक्षित शहरों की सूची में। जबकि देश का सबसे सुरक्षित शहर इस रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता देश का सबसे सुरक्षित शहर है। हालांकि जो क्राइम एक्सपर्ट है उन्होंने इस सवाल पर मतलब इस रिपोर्ट पर जो कोलकाता शहर को सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर माना है उस पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वो एस सोमनाथ बनाए गए। दोस्तों एस सोमनाथ जो हैं वो इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले जो एस सोमनाथ हैं वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक थे। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक के पद पर थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष निर्देशक पद पर थे और वर्तमान में उनको इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों ये इसरो में नए अध्यक्ष जो बने हैं एस सोमनाथ, ये
के सिवान का स्थान लेंगे। यानी इसके पूर्व जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो के सिवान थे और वर्तमान में जो अध्यक्ष बनाए गए उनका स्थान लिया है उन्होंने एस सोमनाथ ने लिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महिला फुटबॉल सुब्रतो कप 2022 अंडर 17 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया? दोस्तों ये जो खिताब है ये झारखंड की महिला अंडर 17 द्वारा जीता गया। दोस्तों महिला फुटबॉल सुब्रतो कप जो अंडर 17 खिताब इस बार झारखंड की महिलाओं ने जीता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड की महिलाओं ने मणिपुर की टीम को हराकर ये खिताब जीता है। दोस्तों मणिपुर को हराकर यह खिताब जीता गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभंकर क्या था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें फीफा वर्ल्ड कप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा, जरूर पूछा जाएगा। फिलहाल में मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं आपको इसका फीफा वर्ल्ड कप का पूरा ब्यौरा लेके आऊँगा अपने एक वीडियो के माध्यम से। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हाल ही में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में जो शुभंकर था वो कौन था? दोस्तों ये जो शुभंकर था वो लाइव था। लाइव जो दोस्तों था ये इस बार का शुभंकर है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप आप जानते ही हैं विश्व भर में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये फुटबॉल का। और फीफा में जो लाइव बनाया गया है इस बार का शुभंकर, इसका मतलब है और अधिक गुण एवं क्षमता वाला प्लेयर, इसका ये अर्थ है दोस्तों लाइव का जो इस बार का शुभंकर रहा है। इसका क्या अर्थ है? और अधिक गुण एवं क्षमता वाला प्लेयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट हुआ है वो कतर में हुआ है और इस इवेंट में यानी इस वर्ल्ड कप में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इस बार फ्रांस को हराया है। इस बार अर्जेंटीना ने ये कप जीता है और दोस्तों 36 साल बाद अर्जेंटीना ने इसे तीसरी बार जीता है। तीसरी बार 36 साल बाद इस फीफा वर्ल्ड कप को तीसरी बार दोस्तों ये अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस कप को अपने नाम किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पहले अर्जेंटीना 2 बार यह खिताब जीत चुका है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय फेमस खिलाड़ी जो है फुटबॉल के लियोनेल मेसी, ये उनका अंतिम मैच था और उन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने 36 साल के सूखे को यानी कि 36 साल से को फीफा वर्ल्ड कप ना जीत पाने की अपने इस मलाल को दूर किया और 36 साल बाद अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बनाया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिसंबर 2022 में भारत और चीनी सैनिकों के मध्य में किस स्थान पर झड़प हुई? दोस्तों मैं बता दूं कि अभी हाल ही में ये भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई है दोस्तों वो तवांग में हुई है। दोस्तों तवांग जो है दोस्तों चीन, आपने सुना होगा बार बार तवांग में चीन अपना बार बार कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है, कभी सैनिकों के साथ लड़ता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो अक्टूबर में भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई थी दोस्तों, आपको बता दूं। तो तवांग में ऐसा इसलिए चीन करता है क्योंकि तवांग जो है वो वास्तव में राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत और चाइना दोनों के लिए। दोस्तों एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है दोस्तों।
और दलाई लामा अक्सर यहाँ पर आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चाइना है ये राजनीतिक दृष्टि से अगर इस पे कब्जा करता है तो चाइना की राजनीतिक दृष्टि से फिर जो अरुणाचल प्रदेश है उस पे भी चाइना को कब्जा करने में आसानी होगी। और इसके साथ साथ अन्य जो राज्य हैं सिक्किम और आसपास के जो अन्य राज्य हैं उन पर भी चाइना का आसानी से कब्जा हो सकता है। और इस जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो मुद्दा है उसको चाइना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा स्ट्रांगली पेश कर सकता है। इसलिए बार बार तवांग पर चाइना जो है वो इस तरह की हरकतें करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस एजेंसी ने विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी को लॉन्च किया है? दोस्तों इस जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है फॉल्कन हेवी, इसको सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। इसको जो भेजने वाली एजेंसी है उसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स दोस्तों दुनिया की विश्व की पहली प्राइवेट एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसके बॉस यानी मालिक हैं एलन मस्क, जो सभी जानते हैं इनके बारे में। तो एलन मस्क की ये स्पेस एक्स नाम की प्राइवेट एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। और इस बार इसने फाल्कन हैवी रॉकेट दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस एक्स जैसा भी अभी मैंने बताया था आपको कि स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है, विश्व की पहली प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पेस एजेंसी जो है इसने फाल्कन हैवी रडार से अमेरिका के उपग्रह भेजे हैं। अमेरिका के उपग्रह इन्होंने भेजे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, देश का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में जनवरी में कहाँ आयोजित होगा? और जनवरी में आयोजित होगा और इसके मुख्य अतिथि जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति होंगे? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022-23 में 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। और इसके जो मुख्य अतिथि होंगे वो गुयाना के राष्ट्रपति होंगे। दोस्तों गुयाना देश के राष्ट्रपति होंगे, वो होंगे मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन जो है वो वर्ष 2003 से लगातार किया जाता रहा है। इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्यों मनाया जाता है। जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनके सम्मान में इसको किया जाता है। और क्यों किया जाता है आपको मैं बता दूं कि जो 9 जनवरी है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमारे वापस देश लौटे थे अपने। और उसी दिन से 9 जनवरी मतलब उसी तिथि को यानी 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसी के चलते प्रवासी दिवस सम्मेलन 3 दिवसीय 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में हर वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने आसियान के 11वें सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? दोस्तों मैं बता दूं आपको आसियान का जो 11वां सदस्य अभी बनाया गया है सैद्धांतिक रूप से वो तिमोर लेस्ते को दोस्तों 11वां सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। मैं आपको बता दूं कि पूर्वी एशिया का ये सबसे युवा राष्ट्र है।
युवा राष्ट्र इन द सेंस कि इसे वर्ष 2022 में यूएन ने इसको मान्यता दी है। और इसके पूर्व ये जो देश है दक्षिणी जो पूर्वी तिमोर जो है वो इस रूप में, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो तिमोर लेस्ते है इसको ये पहले इंडोनेशिया के कब्जे में था और उसके पूर्व ये पुर्तगालियों का एक उपनिवेश था। और इसका जो पूर्व नाम था, पहले का नाम था, वो था दोस्तों पूर्वी तिमोर और वर्तमान में इसे तिमोर लेस्ते के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है वो यूएई के शहर शारजाह में किया गया। शारजाह में इसे आयोजित किया गया है। दोस्तों ये इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था और इसका जो थीम इस पुस्तक मेले की जो थीम थी वो एक्सप्रेस द वर्ल्ड, स्प्रेड द वर्ल्ड इस बार की जो थीम थी इस पुस्तक मेले की दोस्तों वो थी स्प्रेड द वर्ल्ड, माने शब्दों को फैलाइए। इसका मतलब था कि शब्दों को फैलाइए, इस बार की थीम थी। और ये यूएई में यानी शारजाह में यूएई में इस बार का अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों वर्ष 2021 का जो मिस वर्ल्ड का खिताब है दोस्तों वो है कैरोलिना बिलावस्का। ये दोस्तों पोलैंड की है और इन्होंने इस बार का ये खिताब जीता। दोस्तों भारत की तरफ से वाराणसी की जो मनसा है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मनसा जो वाराणसी की थी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंची थी और फाइनल लिस्ट में इनका चयन नहीं हो पाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स द्वारा किस राज्य में गगन स्ट्राइक नाम से वर्ष 2022 में युद्धाभ्यास किया गया? दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स द्वारा जो गगन स्ट्राइक नाम से युद्धाभ्यास किया गया है ये पंजाब राज्य में किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक रूटीन युद्धाभ्यास है जिसमें सैनिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के जवानों ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किन्हें आयरलैंड का नया वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो लियो वराडकर है। दोस्तों लियो वराडकर है। दोस्तों एक खास बात ये है इनके नाम में कि इनके जो पिता थे अशोक कुमार वो इंडियन थे दोस्तों यानी भारतीय। इनके पिता एक भारतीय थे और बाद में ये आयरलैंड जाके बस गए और वहीं की महिला से विवाह करने के पश्चात इनका जन्म हुआ लियो वराडकर का और वर्तमान में लियो वराडकर को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप जीता है? दोस्तों मैं बताऊं कि ये
T20 वर्ल्ड कप जो है वो तीसरी बार भारत ने जीता है और भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अरुणोदय 2.0 योजना है वो असम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को दोबारा से वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने लागू किया। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य जो है मैं आपको बता दूं कि वहां के जितने भी आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब व्यक्ति हैं उनको वित्तीय सहायता देना और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत बनाने का जो काम है वो इस योजना के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेतों में रासायनिक उर्वरक को कम से कम उपयोग करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई? दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं और ये एक बड़ी जनरल बात है, सामान्य सी बात है कि जब से ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग हो रहा है यानी कि उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है दोस्तों, तब से देश में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं कि इस प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए और देश में बेहतर उत्पादन, स्वस्थ पोषण देने के उद्देश्य से इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया। खेतों में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग करने के उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। दोस्तों इसका एक उद्देश्य और है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश हर वर्ष 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उर्वरक के वजह से किसानों को हर वर्ष सब्सिडी देनी पड़ती है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी इस हर वर्ष केंद्र सरकार के ऊपर ये भारित होती है और ये किसानों को देनी पड़ती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, ना सिर्फ स्वास्थ्य पर बल्कि हमारे सरकारी खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। 33वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? दोस्तों 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों मेघालय में किया गया और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में शरत अंचत कमल या शरत कमल अंचत भी नाम है इनका, कहीं कहीं मिलता है। इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों ये टूर्नामेंट के विजेता थे और मैं आपको बता दूं कि शरत अंचत कमल को ही इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच में चौथा 2.2 डायलॉग यानी संवाद कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों जो चौथा 2.2 डायलॉग है भारत और अमेरिका के बीच में, वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसे आयोजित किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जो हैं और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने भाग लिया था। 2.2 डायलॉग क्या है दोस्तों? 2.2 डायलॉग में किन्हीं दो देशों के दो अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री जो होते हैं कैबिनेट स्तर के, वो भाग लेते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी 2+2 डायलॉग कर चुका है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की सूची में तीसरा स्थान किस देश का है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाइट फ्रैंक संस्था है ये हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है जिसमें अरबपतियों की संख्या दी जाती है कि किस देश में कितने अरबपति हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें तीसरा स्थान जो दिया गया है दोस्तों वो है भारत। भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। वर्तमान में इस संस्था के द्वारा बताया गया है कि इस समय देश में 145 अरबपति हैं, 145 अरबपति हैं। और इसमें जो पहला स्थान दिया गया दोस्तों वो अमेरिका को है। ये प्रथम स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 748 अरबपति हैं, जबकि दूसरा स्थान चीन को मिला है। दूसरा स्थान चीन को दिया गया है और यहाँ पर चीन में 554 अरबपति है दोस्तों, जबकि भारत में 145 अरबपति इस रिपोर्ट के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किस रूप में मनाया गया? दोस्तों एक क्वेश्चन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष मनाया है इस बार वो कारीगर मत्स्य पालन एवं जलीय वर्ष के रूप में इसे मनाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये उद्देश्य है कि इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व में बढ़ते हुए खाद्यान्न संकट को कुछ हद तक कम किया जाए और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए और जलीय कृषि जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसके उद्देश्य से इसको इस वर्ष 2022 को कारीगर मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 2023 को दोस्तों भारत के प्रस्ताव पर जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगा। दोस्तों वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भारत के प्रस्ताव पर इसे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिला? दोस्तों मैं आपको बता दूं फॉरेन एफडीआई जो है वो एफडीआई वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। यानी कि विदेशों का पैसा जब भारत में लगाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है वो कर्नाटक को मिला है। दोस्तों कर्नाटक को सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है और इस मामले में महाराष्ट्र दूसरा और नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है। तीसरा महाराष्ट्र दूसरा और नई दिल्ली तीसरे स्थान पर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है इस बार वो इन्फोसिस को मिला है। इन्फोसिस जो है वो कंप्यूटर निर्माता एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर निर्माता एक कंपनी है जिसको ये पुरस्कार मिला है कंपनी ऑफ द ईयर। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य जो है वो कौन सा बना है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला अंतिम देश जो है वो असम बना है। दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है मैं आपको बता देता हूं। वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है दोस्तों, इसके द्वारा अब कोई भी व्यक्ति
कहीं भी रहता हो और अगर वो कहीं दूसरे किसी शहर में या राज्य में प्रवास के लिए जाता है, मजदूरी के लिए जाता है, काम के सिलसिले में जाता है, तब वो वहाँ पर उसी कार्ड के द्वारा जो उसको लाभ मिलता है वो वहाँ भी वो लाभ उठा सकता है। जो भी उसे खाद्यान्न आदि मिलता है उसे वो लाभ किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे राज्य में मिल सकता है। दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला पहला जो राज्य था दोस्तों वो तमिलनाडु था। तमिलनाडु दोस्तों, ये योजना 2019 में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों 2019 में इसका शुभारंभ किया गया था और वर्तमान में इसे पूरे देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी राज्य में रहकर राशन कार्ड के जरिए उसका पूरा लाभ उठा सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फरवरी 2022 में किस देश में एक ही रॉकेट से 22 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों, ये कमाल जो है किसी और ने नहीं बल्कि ये चाइना ने किया है, जिसने अपने एक ही रॉकेट के माध्यम से 22 उपग्रहों को छोड़ा है, जो मार्च लॉन्ग 8 इनका जो रॉकेट है उसके माध्यम से चाइना ने ये करिश्मा किया है। और दोस्तों, ये चाइना ने अपना खुद का ही घरेलू जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस क्रिकेट खिलाड़ी की एक आत्मकथा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आत्मकथा है वो T20 स्पेशलिस्ट सुरेश रैना की आत्मकथा है दोस्तों, और बड़ी फेमस बुक है। इन्होंने इसमें बताया है कि कोई खिलाड़ी अपने सेल्फ बिलीफ के माध्यम से नीचे से ऊपर तक यानी कि फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है और आसानी से ऊंचाइयों को छू सकता है। इसमें जो इनके इस पुस्तक को लिखने वाले हैं वो है सुंदरसन। इस पुस्तक के जो इनके लेखक हैं वो सुंदरसन हैं और इनकी आत्मकथा को इन्होंने लिखने में हेल्प की है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ बाय मिस्टेक मुझसे कुछ हो सकता है गलतियां हो गई हों बोलने में, क्योंकि आज मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ और जैसा कि मौसम चल रहा है जुकाम से मैं थोड़ा सा पीड़ित हूँ और फीवर भी है। इस वजह से ये सब छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।